सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 27 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे ट्रम्प ने कुछ नए सीरीज ऑफ टैरिफ्स अनाउंस किए हैं और ड्रग्स के लिए, ट्रक्स के लिए और फर्नीचर के लिए। तो जैसे कि 100% टैरिफ लगाया है जो ब्रांडेड ट्रक्स हैं उन पे, और एक्सेप्ट कोई कंपनी अगर जो है प्लांट बिल्ड कर रही है यूएस में तो उसके लिए नहीं है। और 25% ड्यूटी लगाया है हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे, जो कि मेनली एक्सपोर्टर्स कौन कौन है ट्रक्स के, इनके मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड। और किचन कैबिनेट्स और इन सब पे 50% टैरिफ लगाया है। तो ऐसे ही करके अलग अलग टैरिफ लगाए हैं। तो रीजन क्या बोला ट्रम्प ने कहा कि लार्ज स्केल जो है फ्लडिंग हो रहा था फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूएस मार्केट में। और टैरिफ्स का एम क्या है जो लगाना, कि यूएस के मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको अनफेयर कंपटीशन से बचाना। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो अर्लियर जो उन्होंने ग्लोबल टैरिफ्स लगाए हैं उसकी लीगैलिटी पे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी हैं उनको बेसिकली डिटेन कर लिया गया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, डेज आफ्टर वायलेंस इन लेह। तो लेह में डिमांड थी उनकी कि जो है लेह को स्टेटहुड दिया जाए और सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, यानी ट्राइबल प्रोटेक्शन दिया जाए। यहाँ पे लेह में अभी करेंटली कर्फ्यू लगा हुआ है और सेक्शन 163 बीएनएस का लगा हुआ है, ये इम्पोज किया गया कारगिल में, यानी कि 4 से ज्यादा लोग का गैदरिंग वहां पे नहीं हो सकता। और इंटरनेट सर्विस भी जो है सस्पेंड कर दी गई है। तो क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के जो है डिटेन कर सके। और अगर उसके एक्शन से जो है नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल जो सर्विसेज है उनको थ्रेट हो तो बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। और जो मतलब आदमी को क्राइम के बाद नहीं बल्कि जो है क्राइम से पहले ही रोका जा सकता है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। और सेकंड डिटेंशन पीरियड यानी कि इनिशियली जो है 3 मंथ्स के लिए रखा जाता है, एक्सटेंड होके मैक्सिमम ये 12 मंथ तक हो सकता है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिटेन कर सकती हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर के पास भी पावर होती है। तो क्रिटिसिज्म ये लगता है कि ये जो है एक्ट आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसको वायलेट करता है। पॉलिटिकल मिसयूज होता है काफी ज्यादा ज्यादा, और नॉर्मल क्रिमिनल लॉ जैसे सेफगार्ड्स नहीं होते इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच ऑन फायर क्रैकर्स नीडेड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टोटल बैन करने से जो माफिया इंडस्ट्री है वो कैप्चर कर लेगा फायर क्रैकर इंडस्ट्री में, और इलीगल जो सेल है वो बढ़ेगी। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच नीडेड है जिसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इंश्योर हो, यानी वर्कर इंडस्ट्री का, और प्लस जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। और ग्रीन क्रैकर्स क्रैकर्स अलाउड है, बोला कि जो सिर्फ नीरी और पेसो सर्टिफाइड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ऑपरेशन कंटिन्यू करने की परमिशन है, लेकिन प्रोहिबिटेड एरियाज में अलाउड नहीं है। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला गया है कि दिल्ली जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स और पब्लिक, उनको सुन के एक बैलेंस सॉल्यूशन जो है लाए। और मैन्युफैक्चरर्स को एफिडेविट देना होगा कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में सेल नहीं करेंगे। तो सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले ही सजेस्ट किया था कि यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी होना चाहिए फायर क्रैकर्स पे। बैन या रेगुलेशन जो भी है कंट्री वाइड होना चाहिए। और जो एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ एलीट दिल्ली इशू नहीं है, बल्कि डेली वेजर्स और लेबरर्स भी सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि टोटलिटेरियन बैन प्रैक्टिकल नहीं है, सॉल्यूशन होगा कि नेशन वाइड जो है यूनिफॉर्म रेगुलेशन किया जाए और प्रमोट किया जाए जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको। न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली वीट उगाने की कोशिश की गई है डेजर्ट में, और जिसको बोला जा रहा है डेजर्ट सॉलिफिकेशन। तो ये कहाँ पे किया गया है? बंसेली जो विलेज है राजस्थान का, बेसिकली पुष्कर अजमेर में, जिसको एज ऑफ द थार डेजर्ट बोलते हैं। और किसने किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने किया है। तो फर्स्ट एवर सक्सेसफुल वीट फार्मिंग की गई है एरिड लैंड में, यूजिंग कौन सी टेक्निक? डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और प्लस यूज किया है बायो फॉर्मुलेशन। तो बायो फॉर्मुलेशन क्या होता है? बायो फॉर्मुलेशन में एक ये मिक्सचर होता है बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ये प्रिपेयर किए जाते हैं इस स्पेसिफिक वे में
कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो, क्रॉप ग्रोथ इम्प्रूव हो और रेजिस्टेंस बढ़े। तो जो सॉइल जो डेजर्ट सैंड है उसको कन्वर्ट किया गया बेसिकली किसमें, सॉइल लाइक स्ट्रक्चर में, यूजिंग पॉलीमर्स और पॉलीमर्स प्लस बायो फॉर्मुलेशन। तो इससे क्या हुआ कि वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी और सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ और बूस्ट किया यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी जिससे रेजिस्टेंस बढ़ी। तो और इससे ये भी देखा गया कि जो यील्ड है वो भी 2 गुने हो गई, टू टाइम्स ऑफ पॉलीमर सैंड वर्सेस एरिड लैंड। और तो ये सूटेबल है क्लाइमेट स्ट्रेस ड्राई रीजन्स में, और ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको भी रोक सकता है जो थार में हो रहा है ड्यू टू अरावली डिग्रेडेशन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रीज इलीगली फेल्ड फॉर ऑन फॉरेस्ट लैंड गिवन टू रिलीजियस आउटफिट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है एनजीटी। तो एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 2010 में हुआ था। और किस एक्ट के अंदर, एनजीटी एक्ट 2010। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और पर्पस क्या है कि जो है फास्ट और इफेक्टिव डिस्पोजल करना जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस हैं उनका, और प्रोटेक्ट करना राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, और अप्लाई करता है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को। तो ये जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के केसेस हैं वो बेसिकली हियर कर सकता है और कवर करता है एक्ट जैसे कि वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और डिसीजंस जो होते हैं, डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं और अपील वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो चेयरपर्सन कौन होता है इनका, एनजीटी का जो चेयरपर्सन होता है वो बेसिकली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो इम्पोर्टेंस इसका ये है कि केसेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ जो है केस डिसाइड किया जाना है, फास्टर देन नॉर्मल कोर्ट्स। तो इंश्योर करता है बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया सेज नाटो चीफ्स रिमार्क्स ऑन मोदी पुतिन टॉक्स एंटायरली बेसलेस। तो पहले न्यूज से पहले एक बार नाटो के बारे में देख लेते हैं, नाटो क्या चीज है। नाटो का फुल फॉर्म बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पर्पज है बेसिकली जो मिलिट्री अलायंस है ये बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अदर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं कई सारी। तो इंश्योर करता है ये बेसिकली इनके बीच में, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनके बीच में कलेक्टिव डिफेंस इंश्योर करता है। यानी एक मेंबर पर अगर अटैक होता है तो सब डिफेंड करेंगे। ये आर्टिकल 5 इसमें जो है उसका प्रिंसिपल है और ये प्रमोट करता है जो वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। तो टोटल इसमें 31 मेंबर्स हैं और इंडिया मेंबर नहीं है, और लेकिन पार्टनरशिप और डायलॉग रहता है नाटो के साथ। तो इसके फंक्शन क्या है कि बेसिकली ये सारे मिलके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं और काउंटर टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी ने पुतिन से बात की जो यूएस टैरिफ लगा रहा है 50% रशियन क्रूड ऑयल के बारे में। तो इंडिया का रिस्पॉन्स ये कि फैक्चुअली ये इनकरेक्ट और बेसलेस है और पीएम मोदी के एंगेजमेंट्स को मिस रिप्रेजेंट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि नाटो को जो है एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देनी चाहिए और इंडिया कमिटेड है अपने अफोर्डेबल और प्रिडिक्टेबल एनर्जी कॉस्ट के लिए, और इंडिया अपने। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया पार्ट्स ऑफ मणिपुर में, अरुणाचल और नागालैंड में फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आफ्पा को जो है एक्सटेंड कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में, और एक्सटेंशन ड्यूरेशन ये 6 मंथ्स का है। और स्टेट्स कौन कौन से कवर्ड है, मणिपुर में लगा हुआ है, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। और बैकग्राउंड क्या है कि मणिपुर में जो है 13 फरवरी 2023 में जो है प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया आफ्टर वायलेंट क्लैशेस। तो उसके बाद में जो है आफ्पा को रीइम्पोज कर दिया गया कब, 14 नवंबर 2024 में, और ड्यू टू एथनिक वायलेंस। तो यहाँ पे पावर्स जो आफ्पा के अंडर है वो क्या है, हम ये एक्ट भी देख लेते हैं क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन पावर्स एक्ट। तो ये बेसिकली एक्ट है जो 1958 में बनाया गया था और ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज और अलाउ करता है जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो ऑपरेट कर सकें इंसर्जेंसी अफेक्टेड रीजन्स में। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है कौन डिक्लेयर करता है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है।
और मेनली अप्लाई होता है ये जो एक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, और जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में भी पहले था। जो इसमें पावर्स होती हैं, इसमें क्या पावर्स दी जाती हैं पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ को, कि वो किसी भी को भी जो है किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, एनीवन वायलेटिंग जो लॉ, और अरेस्ट और सीजर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, और प्रोटेक्शन और फ्रॉम रहता है उनको प्रोसिक्यूशन से, यानी उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, जो है उनको प्रोटेक्शन मिलता है इसमें, अनलेस जो है सैंक्शन बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो काफी कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन राइट कंसर्न्स। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, MiG-21 जेट्स फ्लाई इनटू हिस्ट्री आफ्टर 6 डिकेड्स ऑफ सर्विस। तो MiG-21 जो फाइटर जेट्स है उनको डीकमीशन कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स से, और एट चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे बेसिकली बोला है कि ये एक टेस्टामेंट है इंडिया रशिया टाइज का, और एक गोल्डन चैप्टर है इन मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो MiG-21 की बात करें तो इसने 1971 वॉर में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब ये डीकमीशनिंग के बाद जो है इंडियन एयरफोर्स का जेट स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ 29 पे आ जाएगी, और ये लोवेस्ट है सिंस 1960। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में है। तो ये एक अवार्ड जो एनुअल इनिशिएटिव है द हिंदू बिजनेस लाइन का, ताकि रिकग्नाइज करता है ये बेसिकली इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डाला है सोशल इम्पैक्ट, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये अवार्ड एम करते हैं, उनको ऑनर करते हैं जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं क्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब में। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीआरडीओ को जो है दिया गया है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इट्स रोल इन ऑपरेशन सिंदूर और इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजीज बिल्ड करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंसेंटिव्स फॉर शिप बिल्डिंग मस्ट इंक्लूड लॉन्ग टर्म ऑफ टेक पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे 69,725 करोड़ का जो शिप पैकेज अनाउंस हुआ है, बेसिकली किसके लिए, शिप बिल्डिंग और जो मैरीटाइम इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। और ये पहले जो 2015 का पैकेज था उसका रिप्लेसमेंट है, जो कि मार्च 2026 में एक्सपायर हो रहा है। और इंडिया का जो शिप यार्ड है वो अभी लार्ज मर्चेंट शिप्स बनाने में जो है काफ़ी वीक है, लार्ज शिप्स बनाने में। पैकेज का एम है कि जो कैपेसिटी है उसको बेसिकली 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाया जाए। और प्लान क्या है अपग्रेडेशन के लिए, कि शिपयार्ड जितने भी हैं उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट लाया जाए। जो न्यू शिपयार्ड्स हैं क्लस्टर्स में इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पे शिप बिल्डिंग और के कंपोनेंट्स और जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे हों, और इन क्लस्टर्स में। और जो शिप ओनर्स जो हैं उनको फाइनेंस और सब्सिडी प्रोवाइड करना नए शिप्स बनाने के लिए। तो ग्लोबली कंपैरिजन की बात करें तो जो कोरिया, जापान और चाइना जैसे कंट्रीज में, यहाँ पे बेसिकली जो है एक लार्ज शिप 1 साल के अंदर रेडी हो जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो शिपयार्ड्स हैं काफ़ी छोटे हैं, क्रेन्स काफ़ी वीक हैं, और एंसिलरीज भी काफ़ी कमज़ोर हैं, तो शिप बनाने में लगभग 2-3 साल लग जाते हैं। तो चैलेंजेस बताते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इसके, कि हाई कॉस्ट और डिले की वजह से जो शिप ओनर्स हैं, वो जो पहले सब्सिडी पैकेज थे उसमें जो शिप ओनर्स थे वो नए शिप्स ऑर्डर नहीं कर रहे थे। और फाइनेंस कॉस्ट और रीपेमेंट जो शेड्यूल लार्ज वेसल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं थे, और कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिख रहे। शिप ओनर्स जो है हेजिटेंट है काफ़ी। तो वे फॉरवर्ड में बोलते हैं, फर्स्ट बताते हैं कि शिप यार्ड जो है उनको अपग्रेड किया जाए, जैसे पहले छोटे शिप्स बनाने का काम शुरू कर किया जाए, ताकि शिप यार्ड्स को एक्सपीरियंस मिले और कैपेसिटी उनकी ग्रेजुअली जो है वो बड़ी शिप्स बनाने के लिए रेडी हो। ये फर्स्ट ये है। सेकंड बताते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइम चैम्बर देना, यानी कि अगर गवर्नमेंट या बिग कंपनीज जो है शिप ओनर्स को लंबे समय के लिए काम का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, ग्रीन फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, तो शिप ओनर्स को पता रहेगा कि उनके शिप का काम हमेशा है, और इसलिए वो नए शिप्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड बताते हैं जो ग्रीन फ्यूल पॉलिसी को लिवरेज किया जाए। इसको लिवरेज करके ग्रीन शिप्स और डोमेस्टिक जो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये तीनों वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आज। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जीएसटी काउंसिल डिड नॉट डिस्कस कंपनसेशन फॉर स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं सेंटर पर,
और अपनी खुद की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस दी थी कि जो है स्टेट्स को 14% टैक्स ग्रोथ मिलेगा। प्री जीएसटी पीरियड में जो है उनको 14 से 18% का होता था, लेकिन ये सिर्फ जो है 7 से 8% टैक्स ग्रो हुआ सिर्फ। तो एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू की बात करते हैं कि स्टेट्स का जो है 64% टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू की बात करें, ये एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू सिर्फ 64% सेंटर के पास जाता है ये। यानी मतलब स्टेट्स के पास खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम मिलता है। और सेस का इशू क्या है कि सेंटर का रेवेन्यू जो है 20% सेस से आता है, जो कि शेयर नहीं होता है स्टेट्स के साथ। रिजल्ट ये होता है कि स्टेट्स को सिर्फ 30 से 32% सेंट्रल टैक्सेस मिलते हैं। और जो जीएसटी रेट कट्स और कंपनसेशन की बात करें तो रिसेंट जीएसटी कट्स की वजह से स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। और केरला और तेलंगाना कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनसे 8 से 10,000 करोड़ का जो है इनका लॉस हो सकता है। और जीएसटी काउंसिल में कंपनसेशन इशू वो डिस्कस नहीं हुआ। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो ये एक स्पेशल बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेती है, जैसे कि रेट्स डिसाइड करना, एग्जेम्पशन देना, रूल्स और पॉलिसीज को मॉडिफाई करना। कौन कौन होता है इसमें? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें होते हैं मेंबर्स, एज अ मेंबर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं फाइनेंस, वो भी मेंबर होते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है ताकि सबकी बात सुनी जा सके। कैसे काम करता है कि बेसिकली जीएसटी रेट्स डिसाइड करना, स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस का कंपनसेशन डिसाइड करना, और जीएसटी रूल्स प्रोसीजर्स को मॉडिफाई और अपडेट करना। तो बेसिकली डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। और वेटेज की बात करें तो सेंटर का जो वेटेज होता है 1/3 होता है और स्टेट्स का 2/3 वेटेज होता है। तो जीएसटी काउंसिल की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और एक ही प्लेटफॉर्म से यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है अक्रॉस इंडिया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स अनलाइकली। तो जैसे हमें पता है कि ब्रांडेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स हैं उन पे 100% टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। तो इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स को यूएस के जो है 100% जो टैरिफ लगाया है इससे फिलहाल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स मेनली जो है जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनमें काम करते हैं जो इस टैरिफ से एग्जेम्प्टेड हैं। और बड़े इंडियन कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चरिंग या रीपैकिंग यूनिट्स ऑपरेट करते हैं और एक्विजिशंस एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज को फ्यूचर में पॉलिसी चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। और डोमेस्टिक जो जेनेरिक प्रोड्यूसर्स को शॉर्ट टर्म में जो है फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ब्रांडेड ड्रग्स महंगे होने की वजह से जो अफोर्डेबल जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू लॉ हैज शट बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू लॉ हैज शट बिजनेस ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स टेल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जो नया लॉ लाया गया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो इसमें जो है जो रियल गेमिंग मनी गेमिंग एप्स हैं उनको बैन किया गया, और कोई भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज इन गेमिंग एप्स के लिए प्रोहिबिट की गई। कोई भी एडवर्टाइजमेंट इनका नहीं किया जा सकता। तो इसको लेके ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो नया इनका लॉ है उससे उनका बिजनेस बंद हो गया है, और कंपनीज ने अर्जेंट हियरिंग और इंटरिम रिलीफ मांगी। तो सेंटर का कहना है कि लॉ ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन जो मनी गेम्स हैं उससे इंडिविजुअल्स और जो फैमिलीज इनके लिए रिस्क क्रिएट होता है। और कंपनीज आर्ग्यू कर रही हैं, बेसिकली कंपनीज का क्या कहना है, उनका राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो स्किल गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ जो चांसेस का डिस्टिंक्शन वॉयलेट करता है, क्योंकि ये भी बोला है कि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन इसके लिए रियल मनी गेमिंग इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको पूरा ही कम्प्लीटली बैन किया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको व्हाइट हाउस में होस्ट किया। ये बेसिकली ये मीटिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशन के जो को स्ट्रेंथन करने का एक लेटेस्ट सिग्नल है। और जो वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शरीफ, उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा, और जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सीज फायर जो क्लेम करते हैं उसमें मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। और दोनों लीडर्स ने बेसिकली काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन और यूएस पाकिस्तान टैरिफ एग्रीमेंट और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, आईटी, माइनिंग, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की। तो शरीफ ने जो है ट्रंप को पाकिस्तान का ऑफिशियल विजिट करने का इनवाइट भी दिया है।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पाकिस्तान सीक्स कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट टॉक्स विद इंडिया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में बोला कि पाकिस्तान इंडिया के साथ डायलॉग के लिए रेडी है, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बोल्ड और विजनरी लीडर कहा, जिन्होंने मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर करवाने में मदद की, जो कि ट्रंप क्लेम करते हैं और इंडिया डिनाई करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तेहरान एंड मॉस्को इंक $25 बिलियन न्यूक्लियर डील। तो ईरान और रशिया ने $25 बिलियन का डील साइन किया है, जिसमें ईरान ने 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, और हर प्लांट की कैपेसिटी 1255 मेगावाट की होगी। और अभी ईरान का सिर्फ एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट है बुशेर में, और ये डील यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस के वापस आने से पहले अनाउंस हुई है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर सैंक्शंस जो है स्नैपबैक के तौर पर लगाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान 2015 के बाद न्यूक्लियर डील कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, और ईरान ये एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूक्रेन फ्रंट लाइन ग्रोज बिगर एज रशिया शिफ्ट्स टैक्टिक्स टॉप कमांडर। तो यूक्रेन के जो टॉप कमांडर हैं, वो कहते हैं कि जो फ्रंट लाइन है यूक्रेन का, वो बेसिकली 1250 किलोमीटर तक बढ़ गया है, जिससे जो वहाँ की कैपिटल है कीव की डिफेंस स्ट्रेस्ड हो गई है, और रशिया अब 1000 कट्स टैक्टिक यूज कर रहा है, यानी कि जो है छोटे असॉल्ट ग्रुप्स 4 या 6 सोल्जर्स भेजकर यूक्रेनियन लाइंस में घुसने और सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और हर दिन जो है 160 से 190 कॉम्बैट एंगेजमेंट्स हो रही हैं। रशियन आर्टिलरी लगभग जो है डबल शेल्स फायर कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने जो है 168 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर किया, और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक से रशियन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, ऐसा इनका बोलना है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो बताइएगा कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।